दोस्तों, एक बार सोच के देखिए कि 100 साल के बाद आपके जो वंशज होंगे, उनका नाम क्या होगा? वो हिंदू होंगे या मुस्लिम होंगे? आपको एक मैं लिस्ट दिखाता हूं दोस्तों, ये देखिए। इसमें आप देखिएगा कि जो कंट्रीज के नाम आप पढ़ पा रहे हैं, टर्की, अल्बेनिया, बोस्निया, कोसावो, अजरबैजान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया, ब्रुनाई, ईरान, इजिप्ट, सीरिया, इराक, लेबनान। इन सब कंट्रीज में एक चीज कॉमन थी, वो ये थी कि जितनी कंट्रीज हैं सब नॉन मुस्लिम कंट्रीज थी। हल्के हल्के शनै शनै टेक ओवर होता गया और ये मुस्लिम कंट्री बनती गई। और इन सब कंट्रियों को अगर एक हिसाब में, एक रिकॉर्ड में देखा जाए तो ये देखा गया है कि अगर मुस्लिम्स की पॉपुलेशन 35% से ज्यादा हो जाती है एक कंट्री पे, तो उनका कंट्रोल हो जाता है। और ये नेचुरल भी है, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो ऑब्वियसली जो भी प्राइम मिनिस्टर होगा या प्रेसिडेंट होगा वो उस समुदाय से होगा, इज बट नेचुरल। और अगर बाय चांस डेमोक्रेसी नहीं है तो भी तलवार के दम पे 35% बहुत बड़ा नंबर है आप वहां पे कंट्रोल करने का। मैं एक वीडियो आपके पास लेके आया हूं, एक वीडियो देखिएगा। मैं उससे बहुत सहमत नहीं हूं, लेकिन हाँ कुछ चीजें हैं जिससे मैं सहमत हूं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो मेरा नहीं है, ये मैंने एक्स से उठाया है। कुछ चीजें इसमें ठीक हैं, कुछ चीजें इसमें ठीक नहीं है। जैसे बोला क्या है कि हिंदुस्तान में जितने भी मुस्लिम्स हैं उनके 8-8, 9-9 बच्चे होते हैं। इस बात से मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। हाँ, 20-30 साल पहले ये बात आप मान सकते हैं ऑन एन एवरेज, लेकिन आज के दिन में 2 से 3 बच्चे ही होते हैं। लेकिन हाँ, एक बात और है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल पाता है, क्योंकि उनके कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो वो शो ही नहीं करते हैं, डिक्लेयर नहीं करते हैं। इसलिए जितनी पॉपुलेशन आज मुस्लिम्स की दिखाई देती है, कहते हैं कि करीब 25 करोड़ है, वो एक्चुअली खुद जो उल्मा है वो कहते हैं 40 करोड़ है। मतलब आप समझ लीजिए कि करीब 80% ज्यादा जितना कि वो बोलते हैं। आप मुझे एक बात बताइए, भारतवर्ष में मुसलमानों की बर्थ रेट कितनी है? बताइए आप मेरे को, आपसे सवाल करता हूँ, अपना विचार दीजिए कितनी है। नहीं पता होगा, कारण है, मैं बताता हूँ कारण क्या है। कारण क्या है कि आने ही नहीं देते सामने। हम बताते हैं कितनी है, मुझे इनकी बर्थ रेट कितनी है। इनकी 8.2 बर्थ रेट है जी, मतलब। और हिंदुओं की बर्थ रेट कितनी है? 1.2। एक औसत मुसलमान, 35 साल का औसत मुसलमान भारतवर्ष में 8 बच्चे पैदा करता है। और उसके घर में ना, उसके अपने रोटी खाने के पैसे नहीं है, तो वो 8 बच्चे क्यों पैदा कर रहा है? प्रशासन को सवाल किससे पूछना चाहिए? उस आदमी से कि भाई तू 8 बच्चे पैदा क्यों कर रहा है। हम बताते हैं जवाब भी क्या है। जवाब क्या है? जब आप 8 बच्चे पैदा करोगे ना, तो क्या करोगे आप? थोड़े दिन में ना, कुछ सालों के अंदर भारतवर्ष की डेमोग्राफी को चेंज कर दोगे। डेमोग्राफी क्या होती है? जिस जगह पे जिसकी ज्यादा वोट होगी उसी का नेता चुना जाएगा। अब जब इनके 8 बच्चे होंगे तो वो 8 वोट बैंक हो गए, वोट बैंक हो गए। अब जितना ज्यादा वोट बैंक होगा उतने ज्यादा सीएम बनेंगे, उतने ज्यादा पार्षद बनेंगे, उतने ज्यादा एमएलए बनेंगे यार। फिर उसके बाद अब पीएम बना लोगे, पीएम बना लोगे, तो फिर जब पीएम बन जाएगा तो उसके बाद क्या होगा? मैं बताता हूं क्या होगा उसके बाद। पाकिस्तान की तरह 25% 1947 में थे, 1% रह गए। भारतवर्ष में पहले 95% थे, हम 80% पे आ गए। 50 साल बाद हम 50% हो जाएंगे। और ये तो जी आधिकारिक है, ये तो जो इतिहास पढ़ता है वो सब जानता है। जिस देश की आधिकारिक तौर पे जनसंख्या, मुसलमानों की जनसंख्या 35% से ऊपर हो गए ना, वो देश मात्र 20 साल के अंदर पूरा मुसलमान हो गया। आपको एग्जाम्पल चाहिए? मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। ईरान का इतिहास पढ़िए। ईरान पर्शियन कंट्री था, वहां पारसी लोग रहा करते। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? टाइम ले लूं थोड़ा सा। पर्शियन देश था, भाई भी सुन लेंगे, मैं इसलिए थोड़ा सा इसको बढ़ा रहा हूं क्योंकि जरूरी है जानकारी। ईरान पर्शिया देश था, पर्शिया बोला करते। वहां पर्शियन लोग रहा करते, जैसे हिंदू है ना यहाँ पे आज, वैसे वहां पर्शियन लोग रहा करते। ये वहां पे गए, इन्होंने क्या किया? 4 शादियां करी, 4 शादियों से 20 बच्चे पैदा करे। अब कुछ टाइम में जब एक समाज 20 बच्चे पैदा कर रहा है और एक समाज 2 बच्चे पैदा कर रहा है, तो किसकी जनसंख्या बढ़ेगी? जो 20 कर रहा है। तो इन्होंने 15 साल के अंदर ईरान की डेमोग्राफी चेंज कर दी। वहां जो पर्शियन पहले मेजोरिटी में थे, वो 15 साल के अंदर वहां माइनॉरिटी में आ गए। ठीक है, वो माइनॉरिटी में आए तो पूरा देश आज मुसलमानों का है। इराक में क्या हुआ था? 17 साल के अंदर इराक में कौन रहा करता है? ईरान में रहा करते ज़ोरोएस्ट्रियंस। ज़ोरोएस्ट्रियंस एक हिंदू की तरह एक पहले सिविलाइजेशन हुआ करती, मेसोपोटामिया बाबिलियन सिविलाइजेशन उसको बोला करते। इराक के अंदर और इजिप्ट के अंदर वही लोग रहा करते। ये वहां पे गए, इन्होंने वहां भी यही फॉर्मूला लगाया, 4 शादी, 50 बच्चे, और उसके बाद नेता अपना, उसके बाद देश अपना। अब इसी सीक्वेंस में इन्होंने ईरान को पहले
फिर इराक को, फिर इजिप्ट को, फिर आप मिस्र का इतिहास पढ़िए, आप जॉर्डन का इतिहास पढ़िए, आप इंडोनेशिया का इतिहास पढ़िए, आप थाईलैंड का इतिहास पढ़िए, आप मलेशिया का इतिहास पढ़िए। आप कौन से 57 मुल्क बना लिए इन्होंने, जहां कि एक भी मुल्क में नहीं थे। प्रशासन को किससे सवाल करना चाहिए? भारत की सरकार को और वर्ल्ड की जो गवर्नमेंट है उसको किससे सवाल करना चाहिए कि भाई तुम किसको भगा भगा के अपनी कंट्री बनाए जा रहे हो? अब इनका एजेंडा भारत में चल रहा है। भारत में हिंदुओं को क्या दिखाया जाता है? उस पे रेलवे स्टेशन पे लिखा रहेगा बड़ा बड़ा पैम्पलेट, हम दो हमारे दो। हिंदुओं ने 2 बच्चे पैदा शुरू कर दिए। आप मुझे एक बात बताओ, 70 साल से जो सरकार भारत की राजनीति में थी, अगर उसको पॉपुलेशन की इतनी चिंता थी तो उन्होंने फिर कानून क्यों नहीं बनाया? कानून क्यों नहीं बनाया? आपने पैम्पलेट लगा दिए, हम दो हमारे दो। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, क्योंकि नहीं, उन्हें पता है कि हिंदू मान जाएगा। पागल है, मीडिया में रहता है, टीवी देखता रहता है सारे दिन, चद्दर ओढ़ के एसी चला के, और लड़ता है नहीं, सो जाता है। अब सुनो अब क्या कानून बनानी? तो कानून बनानी तो भारत की स्थिति क्या हुई? भारत में सन 47 में जनसंख्या कितनी थी? 1947 में जनसंख्या कितनी थी? 34 करोड़ जनसंख्या थी। भारत में 2 करोड़ मुसलमान थे, 32 करोड़ थे बाकी सब हिंदू, पारसी, सिख, ईसाई सारे थे। आज 70 साल के बाद क्या हुआ? हम दो हमारे दो करने से क्या हुआ वो बता रहा हूं। भारत में जनसंख्या हुई 96 करोड़। हिंदुओं की जनसंख्या कितनी हुई? 96 करोड़। हिंदू 32 से 96 करोड़ हुआ, मतलब कितना गुना बढ़ा? 3 गुना। मुसलमान कितने थे? 2 करोड़। मुसलमान आज बचे कितने? मेरे ख्याल से ये बात देखनी पड़ेगी। वो कह रहे हैं कि जब पार्टीशन हुआ तो इंडिया में जनसंख्या 2 करोड़ थी मुस्लिम्स की। मेरे ख्याल से ये इन्फॉर्मेशन गलत है। उस समय जो पॉपुलेशन थी वो 4 करोड़ थी मुसलमानों की। दोस्तों, आप सही कीजिएगा अगर आपको लगता है कि मेरी जानकारी गलत है या इसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है। और लेकिन इसमें एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, 4 करोड़ की पॉपुलेशन थी, लेकिन जितने मुस्लिम्स इंडिया से पाकिस्तान गए वो केवल 96 लाख थे। मतलब करीब 25% से भी कम परसेंट मुस्लिम जो हैं वो इंडिया से पाकिस्तान गए थे, शिफ्ट होके मतलब। और इसी अनुपात में अगर आप देखें तो जो पाकिस्तान से जो इंडिया में हिंदू आए थे वो करीब 70% आ गए थे। तो कहां 25% और कहां 75%? क्यों? क्योंकि मुस्लिम्स को यह विश्वास था कि इंडिया में वो रहेंगे तो उनका कोई बाल बाका करने वाला नहीं है। हिंदू कौम ऐसी नहीं है जो कि तलवार के बल पे आपको देश से बाहर निकाले। पार्टीशन के वक्त में हाँ हुआ था, दोनों तरफ से लोगों की जान गई थी, लेकिन कुछ इंडिया में कुछ एरिया में ही गई थी। अगर पूरे हिंदुस्तान में होती तो शायद आज मुसलमान बसते ही नहीं हिंदुस्तान का। ये कुछ बंगाल में और कुछ इलाके पंजाब में वहीं पे सीमित हो गया था, और कुछ दिल्ली का एरिया भी था। इसके अलावा ये जो आपस में मार काट थी ये बढ़ी नहीं थी। गॉट माय पॉइंट? साउथ में तो था ही नहीं बिल्कुल भी। तो और मैं बार बार इसको बोलता हूं कि साहब, अगर धर्म के नाम पे पार्टीशन हुआ है तो पार्टीशन पूरा होना चाहिए था। लेट इट बी वेरी क्लियर। मुस्लिम मेरे भाई हैं, मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो मुस्लिम हैं, लेकिन अगर आप वही सूरा 28 को, अगर आप आयत 28 को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या बोलता है वो कि आप किसी नॉन मुस्लिम से दोस्ती भी नहीं कर सकते हैं। उससे बड़ी बात दोस्ती नहीं कर सकते हैं क्योंकि आप काफिर हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आप उनके अंडर में नहीं रह सकते, आपको उनको अपने अंडर में रखना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जिस कंपनी में अगर बॉस हिंदू है और मुस्लिम उसके अंडर में काम कर रहा है तो वो ये कोशिश करेगा कि यार मैं बॉस बन जाऊं, क्योंकि और गवर्न, जैसे कोई कंट्री में रहते हैं जहां मुस्लिम रह रहे हैं तो वो चाहते हैं कि यार हम इस कंट्री को गवर्न हम करें। हम गवर्न क्यों करें? क्योंकि ये बोला गया है हमसे कि आप गवर्न हो नहीं सकते, आप गवर्न कर सकते हैं। तो देखिए, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि अगर किसी बच्चे के मन में कूट कूट के भरी होंगी तो उसका इल इफेक्ट आएगा ही। वो अपने को दूसरों से ऊंचा समझेगा ही। उनकी जगह हम होते तो हम भी यही सोचते। अगर 2 साल के बच्चे को आप ऐसे ज्ञान देंगे कि देखो ये हिंदू जा रहा है, ये काफिर है, इसको काट दो, इसको मार दो, इसको जला दो, इसको भून दो, अगर ऐसी ऐसी बातें आपको सिखाई जाएंगी बचपन में, कुछ लोगों को, सबकी बात नहीं कर रहा, तो आपके मन में तो आएगा ना। चंचल मन होता है बचपने में, और जो चीज एक इंसान बचपने में सीखता है, लड़कपन में सीखता है ना, वो भूलता नहीं है, फिर वो लाइफ लॉन्ग याद रहती है उसको। आप ही बताओ दोस्तों, जैसे मैं एक इंजीनियर हूं तो आपको इंजीनियरिंग की बहुत चीजें अब याद नहीं है, लेकिन आपको बचपने की बहुत चीजें याद रहती हैं।
जो कि शायद उसके 20 साल पहले की बातें हैं। छोटी छोटी बातें आपको याद रहती है क्योंकि वो बचपना होता है, और वही एग्जैक्टली बातें आप अगर बड़े होके करते हैं तो आप भूलते चले जाते हैं उसको। तो ये होता है किसी के माइंडसेट को चेंज करना। अब ये माइंडसेट हो चुका है, इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। इसलिए किसी हद तक जो ये साहब बोल रहे हैं, इनके बात में सच्चाई तो है, क्योंकि जहां भी 37%, ये 35% बोल रहे हैं, लेकिन एग्जैक्टली जो कैलकुलेशन है पिछले 30 कंट्रीज का और पिछले 100 साल का डाटा निकाल के जब इन्होंने कैलकुलेट किया उसको, तो एग्जैक्टली ये पता चला कि 37% जिस कंट्री में मुस्लिम की पॉपुलेशन हो जाती है वहां पे अल्टीमेटली गवर्नमेंट चेंज होती है। आज आप देखिए कि इतनी कंट्रीज का मैंने नाम लिया, उसके बाद जो नेक्स्ट 50 ईयर्स है, आप देखिएगा पूरा यूरोप ही तो बाकी है वर्ल्ड में। बाकी क्या है? यूरोप, अमेरिका और इंडिया, इसके सिवा चाइना तो मुंह लगाता नहीं, तो चाइना को तो वो बच गया, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। या तो इंडिया में भी कम्युनिस्ट पार्टी आए, कम्युनिस्ट पार्टी टाइप की गवर्नमेंट, ठीक है, वन मैन आर्मी टाइप की, उस वैसी गवर्नमेंट आए तो बच सकता है। लेकिन अगर डेमोक्रेसी में आप रह रहे हैं, अगर आप डेमोक्रेसी में रह रहे हैं तो वन डे और अनदर यू हैव टू लूज द गवर्नमेंट। और जैसे ये कह रहे हैं 2029 के इलेक्शन में शायद ये ना हो पाए, लेकिन हाँ, उससे जो नेक्स्ट इलेक्शन होगा उसमें बहुत आइडिया ऐसा होगा कि आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि डेमोग्राफी इंडिया की किस तरफ जा रही है, पॉपुलेशन किस तरफ जा रही है। इसीलिए जो गवर्नमेंट ने SIR करवा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमिलिटेशन जो करा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 6 करोड़ बांग्लादेश से लोग इंडिया में घुस जाएंगे तो साहब बताओ, और अगर सबके आधार कार्ड बन जाते हैं, सबके पैन कार्ड बन जाते हैं, सब जॉब करने लगते हैं, सबका वोटर ID बन जाता है, तो क्या होगा? 6 करोड़, चौंकिए मत ये फिगर सुन के, 6 करोड़ बांग्लादेशी हैं हिंदुस्तान में। अरे मैं कहता हूं 50 लाख तो नोएडा में होंगे, हमारे घर में जितने काम करने वाली हैं सब बांग्लादेशी हैं। इवन बॉम्बे में जितने घर में काम करने वाली हैं सब बांग्लादेशी हैं। जितने रिक्शे चालक आपको मिलेंगे आपका बॉम्बे में, वो या तो बिहार के होंगे या बांग्लादेश के होंगे। तो जो संख्या है, क्योंकि जब तक सेंसस नहीं होती यार आपको पता ही नहीं चलेगा, तो जो एक फिगर बोलते हैं वो 6 करोड़ बोलते हैं। और आप जानते हैं पाकिस्तान की जो पूरी पॉपुलेशन है, जो कहते हैं आज के दिन में 25 करोड़ है, ठीक है ना? पहले बांग्लादेश की ज्यादा थी पाकिस्तान से, मतलब ईस्ट पाकिस्तान की ज्यादा थी वेस्ट पाकिस्तान से। अब ईस्ट पाकिस्तान की कम हो गई, 16 करोड़ रह गई। अरे भाई, जब 6 करोड़ हिंदुस्तान में भेज दोगे तो कम तो होगी ना। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसे ही कम बच्चे पैदा करके कम नहीं हुई है जनसंख्या बांग्लादेश की, हिंदुस्तान में भेज के कम हुई है। और ये अगर पॉलिटिक्स में ये बात रह गई, अपीजमेंट की पॉलिटिक्स में ये बात अगर रह गई और इसको इग्नोर कर दिया गया, तो जैसा मैंने शुरू में बोला, 3 पीढ़ियों बाद हम ऊपर से देख रहे होंगे और हमारे बच्चों का नाम कहीं असलम होगा, कहीं मुस्लिम होगा। और ये मैं बिल्कुल एक सत्यता के हिसाब से कह रहा हूं, और इसमें कोई खराब बात भी नहीं है। धर्म तो धर्म है। आज हम ये धर्म मान रहे हैं, हमारे बच्चों के बच्चे वो धर्म मानेंगे। सब अच्छे हैं, कोई धर्म खराब तो है नहीं, कोई गलत बात तो कोई धर्म सिखाता नहीं। अगर इस्लाम गलत सिखाता तो लोग इतने मुसलमान होते कैसे? 2 बिलियन से ज्यादा लोग छोड़ के भागते ना, क्यों नहीं भाग रहे? इवन सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट ग्रोइंग जो रिलीजन है वो इस्लाम है। क्यों है? लोगों को पसंद आता है ना, लोग उसको लाइक करते हैं ना, चाहे उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें दी गई हो जो कि एक कहते हैं पब्लिक के पसंद से की गई है। भाई 4 शादी कर सकते हैं, आप पता नहीं क्या क्या उसके अंदर कर सकते हैं, तो ये तो आपको एडवांटेज दे दिया गया ना। 3 बार तलाक दो, दूसरी शादी कर लो, आपको तो इतना ओपन माइंडेड है, अरे सब कुछ आप कर सकते हो। इसीलिए ये भी एक रीजन है कि आपने उनको प्रलोभन दिया हुआ है कि भाई तुम ये भी कर सकते हो। आप मुस्लिम में कोई धर्म नहीं है, आप आ सकते हो, आ जाओ, मुस्लिम बन जाओ बस। हिंदुस्तान में अगर हिंदू में कोई हिंदू बनेगा भी तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ठाकुर बनेगा, पंडित बनेगा, वैश्य बनेगा, शूद्र बनेगा क्या? और उसमें भी कितनी कितनी कास्टें हैं, हजारों कास्ट, उसमें क्या बनेगा? तो
कई चीज आप देखिएगा इस्लाम में अच्छी भी है, कट्टर हैं अपने लिए, अपने धर्म को मनाना चाहते हैं, मनवाना जानते हैं। ये होना चाहिए, जो हमारे में नहीं है। हम अपनी गलती को दूसरों पे टाल रहे हैं कि वो आके हम पे राज कर रहे हैं, वो आके अपना नंबर बढ़ा रहे हैं। तुम बढ़ाओ, अगर तुम्हारे में इतनी हिम्मत हो तो तुम भी हाथ में तलवार लो ना। नहीं ले सकते, क्योंकि तुम्हारे संस्कार ऐसे नहीं है, तुमको बचपन से सिखाया नहीं गया है। चलिए, ये बात तो बहुत आगे जाएगी, ये देखते हैं भाई साहब ने थोड़ा सा और है इनका वीडियो, क्या बोलते हैं आगे। 135 करोड़ जनसंख्या है भारत की, कितने हो गए? 135 करोड़ प्लस 4 करोड़ 39 करोड़। सरकारी आंकड़ों में 25 करोड़ है, लेकिन ये तो हम जो आंकड़े लगा रहे हैं, अपना एनालिसिस कर रहे हैं, वहां तो 40 करोड़ हो गए। अब आप मुझे बताइए, मोदी जी को कितनी वोट मिली थी हिंदुओं की इलेक्शन जीतने के लिए? 37%, 37% पे प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इनको कितने दिन लगेंगे प्रधानमंत्री चुनने में? एनालिसिस है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करो आप, सरकार के आंकड़े और मीडिया के आंकड़े मत करो। 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनेगा, क्योंकि कोई भी, भारत क्या कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती इसको, क्योंकि जनसंख्या ही नहीं है। जिसकी जनसंख्या उसका नेता किससे बनता है? नेता चुनाव जब होते हैं तो वोट ये नहीं देखता कि डॉक्टर है या इंजीनियर है या कौन है, वोट एक ही होती है, चाहे वो पंचर लगा रहा है, चाहे वो चिकन बना रहा है, कोई भी कुछ भी कर रहा हो, वोट बैंक का कैलकुलेशन है। तो जी टोटल कैलकुलेशन है। तो प्रशासन को किससे सवाल करना चाहिए? प्रशासन को कानून बनाना चाहिए। कानून क्या बनाना चाहिए कि भाई भारत वर्ष में जो भी लोग रह रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, ईसाई हो, सिख हो, सब एक शादी करेंगे और 2 बच्चे पैदा करेंगे। क्यों? क्योंकि देश की डेवलपमेंट का, तरक्की के ऊपर सवाल है। प्रशासन को इनसे सवाल करना चाहिए ना, या इन भाइयों से सवाल करना चाहिए, इनके तो एक बच्चे हैं, ये तो नौकरी छोड़ के आ रहे हैं अपनी। टैक्स के पैसे कौन दे रहा है? ये टैक्स देते हैं, इनको तो सरकार सब्सिडी देती है। 20 बच्चे जिसके घर में होंगे वो कहां से टैक्स दे देगा सरकार को? सरकार का टैक्स कौन देता है? खांडसा गांव के बच्चे क्या करते हैं? काम करते हैं, मेहनत करते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, कोई नौकरी करता है। डंडे कौन खाता है? खांडसा गांव के बच्चे। चौकी में कौन पड़ा है? खांडसा गांव के बच्चे। और नमाज कौन पढ़ के गया है? मुसलमान। और देश की दुर्गति कौन कर रहा है? मुसलमान। कैसे कर रहा है? खुद के खाने के पैसे नहीं है, रोटी नहीं है, नहीं 20 बच्चे पैदा कर रहा है, क्योंकि भारत देश पे कब्जा करना है। हमें स्पष्ट, हमारे साथ बात करनी है किसी को तो सिविलाइज तरीके से, सभ्य तरीके से साथ बैठ के बात करे। ये नहीं तलवार काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये इससे कोई बात नहीं होती। आप तर्कों पे बात करो, हम बैठे हैं, तैयार हैं तर्कों पे बात करने के लिए। आप करो। वसीम रिजवी साहब है, आप मुझे बताइए, वसीम रिजवी साहब मुसलमान है ना? हम तो नहीं कहते बुरा है, हम तो सारे भाई खड़े हैं, हम तो वसीम रिजवी के साथ है। कुरान के अंदर से 26 आयतें हटा दो, वसीम रिजवी मुसलमान है खुद। उससे अच्छा वो तो शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन है, उससे अच्छा इस्लाम का अध्ययन किसने किया होगा? आपने भी नहीं किया होगा इन भाई। दोस्तों देखिए, बात अक्खड़पने से कर रहा है ये आदमी, लेकिन कुछ बातों में सच्चाई भी है, और ये सच्चाई हम जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। और मैं तो अपने मुसलमान भाइयों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि भाई साहब, 57 कंट्रीज हैं आपकी, एक कंट्री तो ऐसा रहने दो जो कि हिंदू कंट्री हो। हिंदुस्तान नाम है, भारत नाम है, एक कंट्री तो रहने दो। और अगर जो ये बोल रहे हैं 2029 में ना हो, लेकिन उससे नेक्स्ट इलेक्शन में द पिक्चर विल बी मच क्लियरर। अगर 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 ये आपका SIR नहीं होता है तो, CAA नहीं आता है तो, ये डायरेक्ट इफेक्ट होगा कि कोई भी गैर हिंदुस्तानी सिटीजन वोट ना दे पाए इंडिया में। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो दिन दूर नहीं है जो ये बच्चा बोल रहा है। आप अपनी राय दोस्तों जरूर रखिएगा इसके अंदर। और लास्ट में मैं एक बात बोलूंगा, आप कितनी भी कोशिश कर लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, आप अगर आज के वक्त में सपोज कीजिए 30 साल बाद ये होना है, तो आप 30 का 50 साल कर सकते हैं, आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ये चीज होके रहेगी। मुगल शासन तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ, मुगलिया शासन जरूर आएगा 100 साल के बाद हिंदुस्तान में। हम और आप शायद देखने के लिए ना रहें, लेकिन ऐसा ऑन कार्ड्स लिखा हुआ लगता है। प्रलय नहीं हुई तो, या कोई एक बहुत बड़ा चमत्कार नहीं हुआ तो, ऐसा होना लगभग निश्चित है। आप अपनी राय दोस्तों जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा दोस्तों।